सन 1968, चांदनी चौक, दिल्ली। मीनालाल की शादी एक कपड़ा व्यापारी कन्हैयालाल सेठ से होती है। कन्हैया का अपनी किराएदार सुंदरी के साथ प्रेम संबंध था, जो शादी के बाद भी जारी रहता है। जब मीना को इस बारे में पता चलता है तो वो अपने घर वापस जाने की जिद करती है। कन्हैया, सुंदरी और मीना में झगड़ा होता है और मीना मर जाती है शादी के 3 दिन बाद। लाल परिवार मीना की अचानक मौत से हैरान रह जाता है। उधर सेठ परिवार पुलिस और डॉक्टर की मदद से मीना की मौत को नेचुरल साबित कर इस केस को बंद करवा देता है। लेकिन मीना के दाह संस्कार के दौरान डॉक्टर लाल को कन्हैया और सुंदरी के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलता है। स्टार्ट करने लगे कि उन्होंने मीना की मौत की रात कुछ देखा या सुना था, लेकिन सभी लोगों ने पराई आग में हाथ जलने के डर से अपने दरवाजे उन पर बंद कर दिए। इंस्पेक्टर, आपको मैं आधे घंटे से यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उस रात मोहल्ले के लोगों ने बहुत कुछ देखा और सुना। आप एक बार मेरे साथ चल के मोहल्ले के लोगों से बातचीत क्यों नहीं कर लेते? क्या बात करूं कि आपके दामाद का उस लड़की के साथ चक्कर था या नहीं, और अगर था मिस्टर लाल तो आपने एफआईआर में दर्ज क्यों नहीं करवाया? इंस्पेक्टर, एफआईआर दर्ज कराते हुए मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी। आई एम सॉरी, इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम ऑफ ड्यूटी। इंस्पेक्टर, मेरी बेटी की मौत के जिम्मेदार आप सब लोग हैं। मैं एक को नहीं छोड़ूंगा, सबको देख लूंगा। कन्हैया, क्या बात है? आज तू बहुत परेशान दिख रहा है। तू समझती नहीं है, पूरे मोहल्ले भर में थू-थू हो रही है। तुझे प्यार सूझ रहा है। मुझे तो तेरे इरादे नेक नहीं लग रहे। कहीं तेरा मन तो नहीं भर गया मुझसे? क्या बात कर रही है तू समझती क्यों नहीं है? मुसीबत में दिमाग से काम लिया कर, दिल से नहीं। तू 2-3 महीने के लिए अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ क्यों नहीं चली जाती? इसी बीच मामला भी ठंडा हो जाएगा। और तू किसी दूसरी औरत से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और वैसे भी मेरे जाने से और बातें बढ़ेंगी। डॉक्टर लाल ने हिम्मत नहीं हारी और वो मीना की हत्या के सुराग की तलाश में भटकने लगे। और एक दिन उन्हें अनिल मिला, जो इस घटना का इकलौता चश्मदीद गवाह था। उस रात कन्हैया भैया और मीना दीदी के बीच बहुत लड़ाई हो रही थी। कन्हैया भैया और मीना दीदी के बीच लड़ाई हो रही थी? तुम्हें कैसे पता? मैंने छत से सब कुछ देखा था। वहाँ सुंदरी भी थी। अनिल, क्या कर रहा है यहाँ? हाँ? चल अंदर। देखिए, बच्चा कुछ बता रहा था। अरे क्या कहेगा ये? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाता, उसकी मां उसे वहां से ले गई। सुनिए तो, लेकिन अब तक लाल साहब मीडिया से सिर्फ इसलिए बच रहे थे कि उनकी बेटी की मौत एक तमाशा न बन जाए, मगर अब उन्होंने ठान लिया था कि मीना के हत्यारे को सजा मिलनी ही चाहिए। प्रेस में यह मामला तूल पकड़ चुका था। एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हरकत में आ चुकी थीं। प्रेस के बढ़ते दबाव और पब्लिक ओपिनियन के मद्देनजर यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया और ये बंद हो चुका केस दोबारा खुल गया। लेकिन तब तक अनिल और उसकी मां ये मोहल्ला छोड़ चुके थे। सेठ साहब, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। भलाई इसी में है कि कन्हैया को कुछ दिनों के लिए यहां से बाहर भेज दिया जाए। मामला मेरे हाथ से निकल चुका है। आई एम रियली वेरी सॉरी। अब मैं चलता हूं। एक तो नई दिल्ली चला जा और अपने ठिकाने की खबर मुझे देते रहना। तब तक मैं तेरे दुबई के टिकट का इंतजाम करवाता हूँ। और सुंदरी, अभी तुझे उसी की सूझ रही है। सारे घर में आग लगाकर तुझे चैन नहीं मिला।
कन्हैया के फरार होने की खबर अगले दिन सारे न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस पर छा गई। प्रेस और एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने सेठ के परिवार के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। घर घर जाकर की जाने वाली ये कैंपेन जोर पकड़ गई कि सामने आकर गवाही दो, गवाह का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो मेरी ही बेटी नहीं थी, वो इस पूरे मोहल्ले की बेटी थी। इन्हीं गलियों में आप लोगों की उंगलियां पकड़कर ही वो बड़ी हुई। आप लोग सब कुछ जानते हुए भी इस मामले में कुछ नहीं बोलेंगे। आज मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ है, ईश्वर न करे कल आप लोगों की बेटी के साथ कभी कुछ ऐसा हो। मेरी बेटी को 3 दिन के बाद ही उसकी शादी की उसको मार डाला गया। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूं, उसकी मौत की रात अगर आप लोगों में से किसी ने कुछ देखा सुना हो तो ईश्वर के लिए हमारी मदद कीजिए। इन सभाओं और जनता तथा प्रेस के गुस्से से सीबीआई पर मीना की मौत की गुत्थी सुलझाने का दबाव बढ़ने लगा। सीबीआई की तरफ से यह केस भैरव सिंह को सौंपा गया। वो घर घर जाकर चश्मदीद गवाह को ढूंढने की कोशिश करने लगा। कन्हैया तक पहुंचने के लिए उसने सुंदरी का पीछा करना भी शुरू कर दिया। ये सुंदरी नाम की लड़की आप ही के ऑफिस में काम करती है? जी हाँ। इंस्पेक्टर भैरव सिंह, सीबीआई क्राइम ब्रांच। जी प्लीज बैठिए। देखिए, मैं इस लड़की के डेस्क और ड्रॉर की तलाशी लेना चाहता हूं। मगर बात क्या है? ये लड़की एक मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट। मैं इसका टेबल देख सकता हूं? अच्छा, एक बात बताइए, आपने कभी इस आदमी को सुंदरी से मिलते जुलते देखा है? जी हाँ, ये अक्सर इसे यहां लेने आता है। एक बार तो ड्रिंक करके आ गया था और सुंदरी से ऊंची ऊंची आवाजों में बातें करने लगा, जैसे वो इसकी बीवी लगती हो। बाद में मैंने सुंदरी को वार्निंग देकर छोड़ दिया। ठीक है, अब कभी ये दिखाई दे तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा प्लीज। इसकी नौबत नहीं आएगी। मैं सुंदरी को नौकरी से निकाल रहा हूं। Anyway, thanks. सुंदरी को नौकरी से निकाल दिया गया। वो जगह जगह नौकरी की तलाश में भटकने लगी। भैरव सिंह ने ख्याल रखा कि सुंदरी को कहीं नौकरी ना मिले। वो सुंदरी का लगातार पीछा करने लगा और एक दिन एक फोन करना है। कन्हैया और सुंदरी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे कड़ी पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने किसी भी आरोप को मानने से इनकार कर दिया। कन्हैया की जमानत नामंजूर कर दी गई।
मगर सुंदरी के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत न होने से उसे शहर छोड़कर न जाने की वार्निंग देकर छोड़ दिया गया और ये केस सेशंस कोर्ट पहुंचा। मीना की मौत के करीब 9 महीने बाद सीबीआई ने उस वक्त के बेहतरीन लॉयर रघुवीर टंडन को अपना वकील नियुक्त किया। कन्हैया की तरफ से वकील थे बलदेव राठौर। कन्हैया ने सुंदरी के साथ किसी भी नाजायज संबंध को झूठा बतलाया। ये सरासर गलत है। शादी से पहले या उसके बाद सुंदरी के साथ मेरा ऐसा वैसा कोई रिश्ता नहीं रहा और शादी में भी वो सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वो हमारी किराएदार थी। कन्हैया, मीना के पिता ने तुम्हारे खिलाफ यह इल्जाम लगाया है कि उस रात तुम और सुंदरी दोनों ने मीना से झगड़ा किया और बाद में उसका कत्ल कर दिया। क्या बकवास है ये? उस रात बहुत गर्मी थी, मैं छत पर सोने चला गया। मैंने मीना से भी कहा कि चल छत पर सोते हैं, वो मानी नहीं। सुबह करीब 5 बजे मेरी आंख खुली, मच्छर काट रहे थे। मैं नीचे आया तो देखा मीना पेट के बल लेटी हुई है और उसको दौरे पड़ रहे हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं नीचे गया घबराकर और बाबूजी को बुला लाया। उन्होंने फिर आकर मीना को सीधे लिटाया। मीना किस हाल में थी? उसके मुंह से छाग निकल रहे थे। और उसकी गर्दन पर कुछ निशान थे? जी नहीं। ये झूठ बोल रहा है। उसकी गर्दन पर निशान थे, शरीर नीला पड़ चुका था और अकड़ गया था। इससे साफ जाहिर था कि मेरे पहुंचने से 2-3 घंटे पहले ही उसकी मौत हो चुकी है और यही वजह थी इन्होंने मेरी बेटी को दुल्हन की तरह सजा रखा था। हमें कुछ छिपाने की जरूरत नहीं थी, बल्कि मीना उस बीमारी से मरी जो लाल साहब ने हमसे छिपाई, एपिलेप्सी। और यही वजह थी कि लाल साहब ने अपनी बेटी की शादी में इतनी जल्दबाजी की। वो बिल्कुल ठीक थी, जल्दबाजी इनकी तरफ से थी क्योंकि इनका लड़का उस लड़की के चक्कर में था जिसे ये फूटी आंख नहीं देखते थे। ये झूठ है। वो बीमार थी। उस रात भी उसने सोने से पहले दवाई ली थी। और सुंदरी के बारे में मैं बता चुका हूं, वो सिर्फ हमारी किराएदार थी। मैंने कभी उससे ढंग से बात तक नहीं की। इस सब के बीच भैरव सिंह ने सुंदरी को फिर पूछताछ के लिए बुलाया। देखो सुंदरी, ये साबित हो चुका है कि तुम दोनों के संबंध थे। उस रात क्या हुआ था अब मुझे साफ साफ बता दो। देखो सुंदरी, उस रात की तुम्हारी सारी हरकतों का गवाह वो बच्चा अनिल भी। और जिस दिन वो बच्चा मिल गया ना, तब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। जिंदगी भर के लिए अंदर जाओगे तुम। उस रात 2 से 3 के बीच जो झगड़ा हुआ था, उस वक्त तुम कमरे में थी? हाँ। और कौन था? मीना और कन्हैया। झगड़ा मीना और तुम दोनों के बीच हुआ था? हाँ, लेकिन मीना उस समय जिंदा थी। फिर मैं और कन्हैया छत पर सोने चले गए। सुबह 5 बजे कन्हैया नीचे आया। उसने मुझे आवाज दी। मैं जब नीचे गई तब तक मीना मर चुकी थी। कन्हैया बहुत डरा हुआ था। सारा तकिया खून और धूप से लथपथ था। उसने कहा मीना दौरे पड़ने से मरी है। कन्हैया के कहने पर मैंने मीना के कपड़े बदले, तकिए और चादरें हटा दी। बस उसके बाद फिर मैं अपने कमरे में चली गई। लेकिन तुम लोगों ने उसका मेकअप क्यों किया? उसे इतना सजाया संवारा क्यों? क्योंकि उसका सारा शरीर नीला पड़ चुका था। ओह, इसका मतलब मीना की मौत को तब तक 2-3 घंटे हो चुके थे। देखो सुंदरी, तुम्हें ये सारी बातें कोर्ट में कहनी होगी। लेकिन जब तक भैरव सिंह सुंदरी के नाम का वारंट लेकर पहुंचा, तब तक वो जा चुकी थी, न मालूम कहां। सुंदरी के जाने से कन्हैया के मर्डर करने का मोटिव जा चुका था। रघुनाथ टंडन के पास अब एक ही चारा बचा था कि मीना की मौत को अननेचुरल साबित कर दें। और एपिलेप्सी के फिट में आदमी उस तरह से नहीं चिल्लाता जैसा कि मीना चिल्लाई थी। उसके आसपास तमाम किस्म की दवाइयां पाई गई। उस रात भी उसने दवाई ली थी। हो सकता है ये उसी का रिएक्शन हो। उसका पेट खाली था योर ऑनर। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से जाहिर है। और फिर उसकी गर्दन पर पड़े हुए निशानों के बारे में आता है।
इंस्पेक्टर बग्गा के अनुसार वो निशान उसकी गर्दन पर तब पड़े जब उसके घर वालों ने उसको रिवाइव करने की कोशिश की। यही पोस्टमार्टम के डॉक्टर रावत की रिपोर्ट है। पोस्टमार्टम जानबूझकर मौत के 12 घंटे के बाद किया गया योर ऑनर, और तब तक ये पता लगाना भी मुश्किल था कि ये निशान मौत के पहले के हैं या बाद के। और इंस्पेक्टर बग्गा ने तो ना फिंगरप्रिंट्स उठाए हैं योर ऑनर, और ना ही लाश की कोई फोटोग्राफ खींची, और बिना पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन किए केस को बंद करवा दिया गया। जबकि डॉक्टर लाल बार बार ये कहते रहे हैं कि उस रात पूरे मोहल्ले ने चीखें सुनी है। इंस्पेक्टर बग्गा का बयान गलत साबित पाया गया। उसको अगले ही दिन सस्पेंड कर दिया गया और यह केस शायद रहस्य ही बनकर रह जाता अगर इंस्पेक्टर भैरव सिंह को वो सबूत नहीं मिलता जिसकी उसे बेसब्री से तलाश थी। अच्छा बताओ, तुम्हें वहां से सीधे नजर आ रहा है कन्हैया का कमरा? जी बिल्कुल, अभी वहाँ कोई नहीं है। और उस रात? मैंने वहाँ कुछ नहीं देखा था, अनिल ही देखता रहा और अनिल ने मुझे कुछ नहीं बताया। तुमने पूछा नहीं? उस रात वो बहुत डरा हुआ था। उस दिन के बाद वो और उसकी माँ मोहल्ला छोड़ के चले गए। अच्छा एक बात बताओ बेटा, तुमने उस रात कुछ सुना था? कोई आवाज? हाँ, एक लड़की की आवाज, नहीं 2 लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनी थी। अच्छा हमें बताओ कि क्या सुना था, कैसी आवाज थी? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। भैरव सिंह को मालूम हो गया कि अनिल और उसकी माँ वापस लौट आए हैं और मोहल्ले वालों ने सेठ परिवार के डर से उन्हें छुपाए रखा। देखो डरते नहीं, तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब आराम से हमें बताओ कि उस रात तुमने क्या देखा। शाबाश। उस रात हम छत पर सो रहे थे। रात के करीब 2-3 बजे मुझे एक लड़की की चीखने की आवाज आई। मैंने रमेश को उठाया और फिर दीवार पे चढ़ गया। वहाँ से मुझे कन्हैया भैया का कमरा साफ नजर आ रहा था। खिड़की खुली थी, बत्ती भी जल रही थी। अंदर कन्हैया भैया के साथ सुंदरी भी थी। वो दोनों मीना दीदी के साथ लड़ाई कर रहे थे। फिर भैया ने मीना दीदी को पलंग पर ढकेल दिया। फिर कन्हैया भैया ने तकिया उठाया और मीना दीदी के मुंह पर रख दिया। फिर सुंदरी ने भी तकिया पर जोर लगाना शुरू किया। काफी देर तक उन दोनों ने तकिया दबाया रखा। फिर मीना दीदी ने छटपटाना बंद कर दिया। फिर अम्मा ने हमें बुलाया और सोने को कहा। अनिल बेटा, तुम जहां से ये सब कुछ देख रहे थे वहां से सुंदरी और कन्हैया की शक्ल भी देख पा रहे थे? नहीं। इसका मतलब कि तुमने सिर्फ उनकी पीठ देखी? जी। योर ऑनर, इस हादसे को 1-1.5 साल गुजर चुका है। क्या हम एक 11 साल के बच्चे की याददाश्त को एविडेंस मान सकते हैं? गवाहों के बयानात और बाकी सबूतों से सेशंस कोर्ट ने अपना निर्णय 1 महीने के अंदर सुना दिया। मीना की मौत का राज अनिल की गवाही से खुल गया था। कन्हैया को मीना की हत्या का दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन कन्हैया ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि कन्हैया के पास मीना को कत्ल करने का कोई खास मकसद नहीं था। अनिल की गवाही को भी रद्द कर दिया गया क्योंकि वो मीना की मौत से करीब 1 साल बाद हुई थी और जहां से उसने इस घटना को देखा था वहां से वो किसी का चेहरा नहीं देख पाया था। जज ने यह भी कहा कि मीना की मौत रहस्य के घेर में रहेगी और शायद मीना की हत्या ही की गई हो। लेकिन कन्हैया को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए छोड़ दिया गया। तब तक वो 2 साल जेल में काट चुका था। रजोकरी दिल्ली हरियाणा बॉर्डर का एक गांव। गरीबी और भुखमरी से बचने के लिए यहाँ के कुछ लोग नाजायज शराब बेचते थे। फिर आया 1990 का प्रॉपर्टी बूम। दिल्ली के कुछ रईसों ने मुंह मांगे दामों पर जमीनें खरीदी, आलीशान फार्म्स बनवाए, कच्चे घरों की जगह ऊंची बिल्डिंग्स आ गईं और बैलगाड़ियों की जगह कीमती कारें। पैसा जो खरीद सकता था यहाँ के लोगों ने लिया।
मगर धर्म और ईमान किस दुकान पर बिकता है? बापू मैं गजराज को चाहती हूँ और चाहती रहूंगी। वतन ने रोकी नहीं होती तो उससे ब्याह कर लेती। शर्म कर गीता, इसका ब्याह हो लिया है। कितने साल हो गए तेरे तो समझाते हुए। वो तेरा गोद भाई है और अपने गोद के छोरे को ब्याह नहीं कर सकता, समझी? गोद मैं नहीं समझती। तो ठीक है, अगर तू नहीं मानती तो कल को छोरा देकर तेरे फेरे करवा दूंगा। देखो, अमरीश ने लाश को अपने कपड़े पहना दिए और सबने सोचा वो मर गया। उसका मुंह बिगाड़ दिया। अमिताभ बच्चन को पुलिस पकड़ के ले गई। रमली गीता के गरीब किराएदार राजेंद्र की बेटी थी। बापू के मना करने के बावजूद गीता रमली का इस्तेमाल करके गजराज से मिलती रही। गजराज, आज फिर बापू ने तुझसे मिलने को मना किया। तो तू रो क्यों रही है? वो तो पिछले 8 साल से मना कर रहे हैं। तूने कभी उनकी मानी? और अब तू भी तो मिलने नहीं आता। ब्याह के बाद उसके पल्लू से बंधा फिरता है। गजराज, बस अब तू मुझे यहाँ से कहीं बहुत दूर भगा के ले जा। पागलों वाली बात मत कर गीता। तेरा बाप और मेरा बाप पाताल में भी जाके गोली से उड़ा देगा। तू अब मुझे चाहता ही नहीं। बहाने बनाया कर। असल बात तो ये है कि तू उस चुड़ैल का हो गया। एक गीता, एक बात कान खोल के सुन ले। इतने साल से ये गजराज सिर्फ तेरा है और वो तेरा ही रहेगा। मेरी जोरू चाहे मेरी जमीन जायदाद कुछ भी ले ले, लेकिन गजराज का दिल सिर्फ गीता का है, समझी? इस तरह 1 साल बीत गया। गीता मिन्नतें करती रही और गजराज अपनी बीवी के करीब जाता रहा। फिर गजराज की बीवी गर्भवती हुई और गीता का सब्र टूट गया। गीता, पागल हो गई नहीं तो कभी हूँ मैं पागल। बात तो सुन तू मेरी। नहीं सुनती। हमने सुना, बता दे कोई छोरा। छुड़ा ले मुझसे पीछा। सामने तमाशा करना जरूरी है। मैं जबान दे चुका हूँ, मैं सिर्फ तेरा हूँ। वो बच्चा सच में ये था। अगर तू मेरी बात मान लेता और भाग चलता तो ये नौबत नहीं आती। अब रो मत। रोती बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। मुझे कुछ सोचने दे। 8 साल हो गए तुझे सोचते। अब जो करना है मुझे करना है। अच्छा मेरी माँ, जो करना है कर लियो। चल अब अंदर चल। नहीं, मेरी प्लान सुन ले। सुन लूंगा, पहले अंदर चल। बोल। ऊपर चल के चाय बना। अभी काम बाकी है, बाद में। ये माँ गुदगुदी हो रही है। रमली, सीधी बैठ।
गीता जीजी की माला ना वापस कर रही हो। उन्होंने खुद दी है माँ। देख बेटा, अगर खो गई तो हाँ, और फिर मेरी बेटी तो इसके बिना भी पूरी राजकुमारी लगती है। मामा तुझे 2 घंटे से कह रही हूँ ऊपर चल के चाय बना। चाय की ऐसी भी क्या चलती है? नहीं, तू अभी चल मेरे साथ चल। अरे अरे छोड़ मेरी बाजू को। चल ना। अरे हट चाय तर, मुझे झाड़ू दे ले। रमली, ऊपर आ। आती हूँ दीदी, अलता तो सूख ले। अभी आ जल्दी। आई। अरे अलता तो सूखने दे। गीता दीदी बुला रही है, माँ जाने दो ना। अरे भाई जाने दो ना बेचारी को। जा बेटा जा, खेल ले। शाबाश। गीता दीदी, गीता दीदी, कहाँ हो गीता दीदी? क्या है? करो। मर ली थी। दूसरा था उसको पहचान नहीं पाए क्योंकि उसने गीता के कपड़े पहन रखे थे। आइए आइए चलिए चल के देखिए देखिए आइए आइए। मेरे बच्चे जला लिए, मेरे बच्चे का दांत जला दिया, उसकी तरह जलाया था, उसकी चप्पल है ये, गीता मेरी बेटी की। लो, स्निफर डॉग बुलाओ और ट्रेल को फॉलो करो। कम ऑन। लड़कियां आई थी? हाँ साहब, अभी अभी टेलीफोन करके बाहर निकली है साहब। अब बहुत रो रही थी साहब, और बड़ी सी गाड़ी में गई साहब।
उसके कपड़ों से जी मिट्टी के तेल की बदबू भी आ रही थी। किसी ने फोन पे हाथ तो नहीं लगाया? नहीं साहब। पर साहब बात क्या है? चुप रहो। हेलो, अभी आपके फोन पे कौन बात कर रहा था? आप कौन? मैं सब इंस्पेक्टर भटनागर बोल रहा हूँ। आपके फोन में किसने बात की थी? जी, वो मेरे पति थे, गजराज। पुलिस ने गजराज की पत्नी से गाड़ी का नंबर पता लगा लिया। गजराज और गीता का पीछा करते हुए पुलिस सरोजनी नगर की उस दुकान तक पहुंची जहां से गजराज ने गीता के लिए कपड़े खरीदे थे। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं भी पहुंचकर दुकानदार से पूछताछ करता हूँ। स्टार्ट करो गाड़ी। इस बीच गीता और गजराज ने फर्जी नाम से एक होटल में कमरा किराए पर ले लिया। कहाँ जा रहा है? घर जा। मुझे छोड़ के मत जाना गज्जू, मैं मर जाऊंगी कैसी यहाँ। बात कर रही है तू? छोड़ के कौन जा रहा है? अरे अभी वापस आ रहा हूँ। नहीं, तुम यहाँ से मत जाना, देखो यहाँ बात- मेरे पास रहो। ठीक है, यही रह जाता। यहाँ होटल के बर्तन मांजने पड़ेंगे और बंबई की भूल जा। गीता, पैसे खत्म हो गए हैं। चुपचाप पैसे लेके वापस आता हूँ और वहाँ का माहौल भी दिखाऊंगा। हाँ? गीता, देख तू यही रह। मैं अभी गया और अभी आया। और जब तक मेरी आवाज ना सुनी हो, दरवाजा मत खोलियो, समझी? वापस आ जाना गज्जू, मैं सबके लिए मर चुकी हूँ। अब तेरे बिना मेरा कोई नहीं है। ऐसी बात कर रही है? देख मैं यूं गया और यूं आया। अपना ख्याल रखिए। छोड़ी छोड़ी, अरे शराब से नहीं क्या? अरे कहाँ ले जा रहे हैं? अरे कहाँ ले जा रहे हैं आप? इसने रोक लिया। इधर से नहीं चलते। कौन है? गीता को इंडियन पीनल कोड की दफा 302 के तहत रमली के कत्ल के इल्जाम में पकड़ा गया और गजराज को इस कत्ल में गीता की मदद करने के जुर्म में दफा 109 के तहत गिरफ्तार किया गया। फिर मैं वहां से भाग ली और मैंने गज्जू को फोन किया कि मुझे वहां से आके ले जाए। पर तूने बॉडी को जलाया क्यों? फिल्म ऐसे देखा था क्या? फिल्म में ऐसा नहीं था, वो रमली और अम्मा मेरे कद की नहीं थी, नहीं जलाती तो साफ पता चल जाता। अच्छा, जलाने से हाइट कम जाती क्यों? नहीं, वो जलाने से लाश सिकुड़ जाती है। इसके कपड़ों से मिट्टी के तेल की बू आ रही थी, तो इसके कपड़े बदलवाने मैं अपनी गाड़ी में सरोजनी नगर ले आया। गीता और गजराज के कन्फेशन के आधार पर इंस्पेक्टर शर्मा ने वारदात का ब्यौरा तैयार किया। उधर इन दोनों के पिता ने अपने बच्चों के लिए शहर का सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉयर चुना, शाहवर खान। ये उन 22 लोगों की लिस्ट है जो हमारे खिलाफ कोर्ट में गवाही दे सकते हैं। अच्छा होगा अगर ये लोग गीता और गजराज के खिलाफ कोई गलत बात ना कहें, बस बाकी सब मैं देख लूंगा। ये सब कैसे होगा? 22 लोग? अगर पैसे की कमी नहीं तो क्या कुछ नहीं हो सकता भाई, इतना तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। पर वकील साहब,
हम सारे गांव का मुंह क्यों कर बंद कर सका? हाँ आपके गांव में पानी की कमी तो होगी। हाँ, तो ऐसा कीजिए, एक ट्यूबवेल खुदवा दीजिए और दूसरे ट्यूबवेल का काम शुरू करवा कर रुकवा दीजिए। इतने में गीता और गजराज की जमानत करवाता हूँ। ठीक है सर। ठीक है सर। किराया कब से दिया? धमकाने की जरूरत नहीं है साहब, कल चले जाएंगे हम लोग यहाँ से। ठीक है, बाकी मैं कुछ और करने की सोच रहा था, समझा? भाभी चिल्लाना है क्या? चुप करके बैठ। उसकी नौबत आई तो वो भी कर दूंगा। अरे रमली मेरी भी बेटी थी, गीता की बहन। देख भाई, हमें भी बहुत दुख है, पर जिंदगी तो चलानी है ना, है? अच्छा तेरा किराया भी माफ। ले, ये 30,000 ले। बेटी को मार के हमारा मुंह बंद करवाने आए हैं। रमली बेटी थी ना तेरी, हाँ? बेटी तो लगा ना अपनी गीता को आग, लगा। अरे चुप करके बैठ तू, ना तो ले जा अपने दोनों बच्चा ने अंडे के सड़का में धक्के खाते, और कोई गाटी मार की ना तो मन्ना मत कहिए फिर। राजेंद्र ले भाई, या 50,000 की एफडी तेरी बेटी रज्जो के नाम, उसके ना के खाते ले। अरे ले भाई, अरे 30,000 मुन्ने की पढ़ाई की खातर, और सारी उम्र घर में रहो बिना किराए के, बाकी थारी मर्जी। ना सोच लो घर में रहना है कि सारी उम्र सड़का पे धक्के खा के मरना है, बोल। खेलते खेलते आग लग गई होगी शायद। मगर पुलिस को दिए बयान में तुमने कहा कि गीता ने खुद रमली को अपने घर में बुलाया और जला डाला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। रमली खुद ही गीता के कमरे में जाती थी खेलने। उस दिन भी अपने आप ही गई थी। पुलिस को दिए बयान में तुमने साफ साफ कहा है कि गीता ने जानबूझकर रमली को अपने कपड़े पहना दिए ताकि लोग ये समझें कि गीता मर गई। देखिए साहब, रमली अक्सर गीता के कपड़े पहना करती थी, उस दिन भी अगर पहन लिया तो कौन सी नई बात हो गई। तुम्हें किसी ने डराया या धमकाया है? जी नहीं साहब। तो उस दिन इंस्पेक्टर शर्मा के सामने तुम रो रो कर इंसाफ की भीख मांग रहे थे, वो सब झूठ था। Your Honor, the witness has either been threatened or threatened. मिस्टर खुराना, आप विटनेस को तंग कर रहे हैं। लेकिन पुलिस को दी स्टेटमेंट में ये साफ। नो मिस्टर खुराना, प्लीज माइंड योर टोन। मैडम, आप चुप हो जाइए। हाँ तो मिस्टर खान, आप कुछ पूछना चाहेंगे? कोई ऑब्जेक्शन? नो ऑब्जेक्शन सर। शावर खान को मालूम था कि पुलिस को दिए गए तमाम बयान अदालत में मान्य नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने गीता के पिता भगवान दास को बाकी गवाहों को भी खरीदने को कहा। फार्म हाउस का चौकीदार, होटल रिसेप्शनिस्ट, सरोजनी नगर की दुकान का सेल्समैन और बाकी सभी 18 गवाहों ने पुलिस को दी अपनी स्टेटमेंट्स अदालत में बदल दी। सिर्फ इंस्पेक्टर शर्मा और रमली का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने गीता और गजराज के खिलाफ गवाही दी। मगर मैं लॉर्ड, किसने ली रमली की जान? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक रमली के गले पर रस्सी के निशान थे। रमली की मौत जलने से नहीं हुई, जलने से पहले रमली मर चुकी थी। किसने ली उसकी जान? किसने उसको जलाया? सबूतों की गैर मौजूदगी में। सेशंस कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि सबूतों की गैर मौजूदगी में रमली की मौत एक रहस्य बनकर रह गई है। चूंकि गीता और गजराज के खिलाफ किसी ने भी गवाही नहीं दी थी, इसलिए उन पर लगे तमाम इल्जामों को खारिज कर दिया गया।